तो कई कोर्ट्स के ये जजेस रह चुके हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इन्हें शपथ आज दिलवाने वाले हैं। 3 नए जजेस जिनकी नियुक्ति और अब इन्हें आज शपथ दिलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर ये शपथ लेंगे। कॉलेजियम की इसको सिफारिश के बाद आज ये तीनों जजेस शपथ लेने वाले हैं। और अब बात करते हैं न्यूज़पेपर सेगमेंट की। धनतेरस का मौका है तो वाहन बिक्री का टूटेगा रिकॉर्ड। आपको मालूम है कि कल धनतेरस है। ऑफर पिछले साल से ज्यादा इस बार दिए जा रहे हैं। 60% गाड़ियों की एडवांस बुकिंग हो गई है। खासतौर पर जो शहरी इलाके हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। वाहनों के हर सेगमेंट में पॉजिटिव वृद्धि देखने को मिल रही है। बुकिंग की अगर बात करें तो 90% एसयूवी की हिस्सेदारी है। यानी कि धनतेरस पर उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि गाड़ी खरीदने वालों की संख्या ज्यादा होगी। आपको मालूम है कि धनतेरस के मौके पर अक्सर लोग खरीदारी करते हुए नजर आते हैं और एक परंपरा है जो कि सदियों पुरानी रही है। और इस बार जो अभी तक रिकॉर्ड सामने आए हैं खासतौर पर प्री बुकिंग की, वो ये बताता है कि वाहन बिक्री का रिकॉर्ड इस बार यानी कि कल धनतेरस के मौके पर टूटेगा। 77,000 पेटेंट आवेदन भर्तियों के ये रिकॉर्ड। 2021 में 61,000 पेटेंट आवेदन किए गए थे। 2022 में इससे 31.6% ज्यादा है। दुनिया भर में 34 लाख पेटेंट आवेदन आए हैं। भारत से सबसे ज्यादा आवेदन जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हैं। बड़ी कंपनीज को लोकल ब्रांड्स से तकड़ी चुनौती मिल रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए भी ये शेयर किया था पाई चार्ट, जिसके जरिए उन्होंने बताया कि किस तरीके से वृद्धि हुई है। और अगर आप दुनिया भर का आंकड़ा देखेंगे तो वो आंकड़ा ये बताता है कि भारत में सबसे ज़्यादा इसको लेकर के पहल की गई है। यहाँ पर पेटेंट करवाने के लिए आवेदन दिए गए हैं। 2.5 अरब डॉलर तक जुटाएगी वेदांत। वेदांत रिसोर्सेज रकम जुटाने की तैयारी कर रही है। 63.71% हिस्सेदारी बेचने पर भी विचार चल रहा है। मार्च तक पूरा कर्ज चुका देगी वेदांत। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नए कर्ज की योजना है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया है। 2.5 अरब डॉलर तक जुटाएगी वेदांत और इसके लिए रकम इकट्ठा करने के लिए इस पर विचार किया जा रहा है। और साथ ही साथ खासतौर पर एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई गई है। मार्च तक पूरा कर्ज चुका देगी वेदांत। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नए कर्ज की योजना इस वक्त चल रही है। वेदांत रिसोर्सेज अब कोशिश ये कर रही है कि जो पुराने कर्ज हैं उसके ऊपर किस तरीके से लगाम लगाया जाए और कैसे उसको चुकता किया जाए। एयर इंडिया की इमारत को खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार। ऐतिहासिक इमारत को खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार। 1600 करोड़ में खरीदी जाएगी इमारत। तमाम न्यूज़पेपर्स ने इसको भी प्रमुखता के साथ उठाया है। शिंदे कैबिनेट ने खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 2018 में भी राज्य सरकार ने इसके मद्देनजर बोली लगाई थी और अब एक बार फिर से इसको लेकर के पहल की जा रही है। एयर इंडिया की इमारत को खरीदेगी शिंदे सरकार और काफ़ी ऐतिहासिक, काफ़ी पुराना ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो है। 1600 करोड़ में खरीदी जाएगी ये इमारत और इसके लिए बाकायदा जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है। बीते रोज़ शिंदे कैबिनेट की जो मीटिंग भी हुई उसमें भी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले हालांकि 2018 में भी इसको लेकर के सरकार की तरफ से पहल की गई थी और अब एक बार फिर से सरकार इसको लेकर के कदम बढ़ा रही है। कॉरपोरेट बॉन्ड निर्गमों में वृद्धि के आसार हैं। 15 से 20% वृद्धि के आसार हैं। नवंबर में भी तेजी रहेगी। बैंकों ने अक्टूबर 2023 तक 5,30,000 करोड़ जुटाए हैं। अक्टूबर 2022 तक ये आंकड़ा 3,70,000 करोड़ का था। न्यूज़पेपर्स ने इसको भी जगह दी है। कॉरपोरेट बॉन्ड निर्गमों में वृद्धि के आसार इस बार व्यक्त किए गए हैं। नवंबर में भी इसमें तेजी रहेगी क्योंकि जो पिछले आंकड़े रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से इसको लेकर के बैंक्स आगे बढ़े हैं। अक्टूबर 2022 तक ये आंकड़ा 3,70,000 करोड़ का था और अब जो अनुमान जाहिर किया गया है वो ये कि 15 से 20% तक इसमें वृद्धि हो सकती है। नवंबर में भी यानी कि इस महीने में भी इसमें तेजी की उम्मीद है। खुद के दम पर आगे बढ़ना चाहती है पीरामल फार्मा। पीरामल फार्मा की चेयरपर्सन नंदिनी पीरामल ने कहा कि पीरामल फार्मा ने 958 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया है। कंपनी 1 अरब डॉलर के राजस्व की ओर बढ़ रही है। दूसरी तिमाही में 1,911 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया है।
पिरामल फार्मा से जुड़ी ये खबर कंपनी के चेयरपर्सन की तरफ से दरअसल एक स्टेटमेंट जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है और अपने दम पर आगे बढ़ रही है। $1 अरब के राजस्व की ओर कंपनी कदम बढ़ाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और न्यूज़पेपर्स ने भी इस खबर को उठाया है। 11 करोड़ 50 लाख पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए हैं। आधार से लिंक नहीं होने वाले पैन निष्क्रिय हुए हैं। लिंक करने का समय खत्म होने के बाद निष्क्रिय किए गए हैं। आरटीआई में ये खुलासा हुआ है। द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया है। ये 11 करोड़ 50 लाख पैन कार्ड्स बताए जा रहे हैं जो कि अब निष्क्रिय कर दिए गए हैं। दरअसल आधार से लिंक कराने की जो डेडलाइन थी वो सरकार की तरफ से बार बार बढ़ाई गई, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिंक नहीं करवाया और इसके बाद इतनी बड़ी संख्या में पैन कार्ड्स को बंद कर दिया गया है, निष्क्रिय हो गए। हालांकि इसके बाद का क्या प्रक्रिया होगी इसको लेकर के आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां पर आपको इससे संबंधित जानकारी मिलेगी। लेकिन एक आरटीआई दरअसल दायर की गई थी और आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ कि आधार से जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड्स को लिंक नहीं करवाया उनके पैन कार्ड्स को बंद कर दिया गया है, यानी कि निष्क्रिय कर दिया गया है। अडानी के कोलंबो प्रोजेक्ट को अमेरिकी सहायता मिली। अमेरिका का डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प अडानी को देगा 4,600 करोड़ की सहायता। अमेरिका की सहायता कोलंबो में अडानी ग्रुप के डीप वाटर टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए है। अडानी समूह अपने श्रीलंकाई पार्टनर के साथ पोर्ट और सीज बना रहा है। अडानी की 51% हिस्सेदारी वाला ये टर्मिनल उसी पोर्ट पर है जहां चीन का भी टर्मिनल है। अमेरिकी वित्तीय संस्था का ये कदम चीन के गरीब देशों में निवेश का जवाब माना जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को तरजीह दी है। अडानी के कोलंबो प्रोजेक्ट को अमेरिका से ये सहायता मिली और इसे काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। धान की पूसा 44 वैरायटी होगी रिप्लेस। सुप्रीम कोर्ट ने धान की पूसा 44 को रिप्लेस करने का सुझाव दिया। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान की सरकारों को निर्देश दिए गए। अधिक पैदावार वाली इस किस्म को दूसरी किस्मों से ज़्यादा पानी भी चाहिए। पूसा 44 को पकने में 160 दिन लग जाते हैं, जो दूसरी किस्मों से 30 से 35 दिन ज़्यादा है। ऐसे में गेहूं की रुपाई में हो रही देरी की वजह से किसान पराली को जला देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि इसको रिप्लेस किया जाए, क्योंकि ये दूसरे किस्मों से अधिक सिंचाई इसमें चाहिए, इसके लिए ज़्यादा पानी चाहिए, इसको पकने में ज़्यादा वक्त लगता है और इसी वक्त में जो गेहूं की रुपाई जो होती है उससे पहले पराली को जला दिया जाता है। तो पराली के निपटान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश भी दिए गए हैं और जाहिर है कि सरकार अब कैसे कदम बढ़ाएगी वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। पूसा 44 में दूसरे किस्मों से अधिक वक्त भी लगता है इसके पकने में और ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता होती है। बात मध्य प्रदेश की, जहां पर करीब 50% ओबीसी आबादी है। 72 सीटों पर ये 40% से अधिक है। बीजेपी ने 68 ओबीसी उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 59 ओबीसी प्रत्याशियों को मौका दिया। 2018 में भारी पड़ी थी कांग्रेस, 43 सीटें वो जीत पाई थी। उपचुनाव में बीजेपी ने हालांकि 10 सीटें छीन ली। दैनिक भास्कर के हवाले से ये खबर है, क्योंकि चुनावी स्टेट है और आपको मालूम है कि चुनाव के वक्त जो तमाम पार्टियां हैं वो तमाम समीकरण साधती है, जातीय समीकरणों को भी साधा जाता है। 50% ओबीसी आबादी है मध्य प्रदेश की, यानी कि आधी आबादी है ओबीसी की। ऐसे में दोनों पार्टीज में अगर आप लिस्ट पर देखेंगे 230 विधानसभा की सीटों के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, उसने अपने कैंडिडेट्स एक बड़ी संख्या में इन तमाम सीटों के लिए उतारे हैं। 72 सीटों पर ये 40% से ज्यादा है, यानी कि निर्णायक भूमिका में भी है। बीजेपी पर दिग्विजय सिंह ने हमला बोला है। 3 ग्रुप्स में बंट गई है बीजेपी। दिग्विजय सिंह का कहना है महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी, एंग्री बीजेपी। ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा। ग्वालियर में कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला और ये कहा कि बीजेपी अलग अलग धड़ों में बंट गई है। 3 ग्रुप हैं जिसमें बीजेपी बटी हुई है। एक महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी और तीसरी एंग्री बीजेपी, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी हमला बोलते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहां पर नजर आए। अडानी के लंका पोर्ट को अमेरिका देगा फंड। कोलंबो पोर्ट के लिए $553 मिलियन देगा अमेरिका। डीएफसी कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल के लिए ये ऋण देगा। अडानी के पास
कंसोर्टियम का 51% हिस्सा है। प्रोजेक्ट के लिए 20 साल की अवधि का लोन दिया गया है। अभी हम आपको बता भी रहे थे कि तमाम न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया। आप किसी भी न्यूज़पेपर को देख ले, इस खबर का जिक्र है अडानी के लंका पोर्ट को अमेरिका फंड देगा। चुनावी तस्वीर बदलने की तैयारी है, पर कोटे में 9 किलोमीटर रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 22 को जयपुर, 23 को जोधपुर में रोड शो करेंगे। जयपुर में रोड शो की शुरुआत गोविंद देवजी मंदिर से होगी। मेवाड़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है। इससे पहले सेगमेंट में भी इस खबर को हमने आपको तफसील से बताया, डिटेल्स के साथ बताया कि कैसे कोशिश है कि चुनावी तस्वीर बदली जाए। और एक बार फिर से परकोटे में 9 किलोमीटर रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 22 को जयपुर में कार्यक्रम है, 23 को वो जोधपुर में रहेंगे, रोड शो करने वाले हैं। इस रोड शो के जरिए बीजेपी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो माहौल है वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बनाया जा सके। मेवाड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, वहां पर भी एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। चुनावी तस्वीर बदलने की ये तैयारी, राजस्थान का चुनाव बेहद दिलचस्प। इंग्लैंड की बात करते हैं, खेल की बात करते हैं। इंग्लैंड ने तोड़ा लगातार 5 हार का सिलसिला। इंग्लैंड की वर्ल्ड कप में दूसरी जीत हुई है। नीदरलैंड्स को 160 रन से हराया है। उलटफेर नहीं कर पाया नीदरलैंड्स। स्टोक्स की पहली वर्ल्ड कप सेंचुरी भी हमने देखी। चैंपियंस ट्रॉफी की रेस में बरकरार है इंग्लैंड। नवभारत और दैनिक भास्कर के हवाले से ये खबर है और जाहिर तौर पर ये जो जीत है वो इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड की परफॉर्मेंस इस बार रही, ऐसे में लगने लगा कि ये इंग्लैंड की टीम क्या पूरी तैयारी के साथ नहीं आई थी। लेकिन कल जिस तरीके से इंग्लैंड ने खेला, इतनी अच्छी तरीके से वहाँ पर परफॉर्म किया गया, जिसके बाद ये जीत हासिल हुई। और सबसे बड़ी बात है कि 5 हार के बाद ये जीत इंग्लैंड को मिली है। और न्यूजीलैंड श्रीलंका मैच पर बारिश का साया है। न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका में घमासान, दोनों टीम आज बेंगलुरु में आमने सामने होंगी। बेंगलुरु में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। न्यूजीलैंड श्रीलंका मैच पर खतरा अब मंडरा है। पाकिस्तान को इससे फायदा पहुंच सकता है। कीवी जीते तो सेमीफाइनल लगभग तय है। अमर उजाला की एक खबर है। और अगर बारिश हुई तो मैच धुल सकता है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच। बेंगलुरु में आज ये मुकाबला न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका, ये घमासान, और जाहिर है कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मुकाबला रोमांचक होगा। लेकिन अगर बारिश होती है तो फैंस को निराशा हासिल हो सकती है। और आपको आंकड़ों में वर्ल्ड कप 2023 बता देते हैं। नीदरलैंड टूर्नामेंट से बाहर। क्विंटन डिकॉक अब भी टॉप स्कोरर हैं। दिलशान मधुशंका के सर्वाधिक 21 विकेट। मैक्सवेल 22 छक्के लगाकर सिक्सर किंग बन चुके हैं। रोहित शर्मा ने भी लगाए 22 छक्के। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। आंकड़ों में ये वर्ल्ड कप और वो प्लेयर्स जो कि लगातार अपनी टीम के लिए बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, उनके स्कोर को, उनके किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही, उसको यहाँ पर दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आंकड़ों में वर्ल्ड कप, क्विंटन डिकॉक जो कि लगातार बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, बहुत अच्छे फॉर्म में थे, वो अभी भी टॉप स्कोरर के तौर पर यहाँ पर सामने आए हैं। मैक्सवेल 22 छक्के लगाकर सिक्सर किंग बन चुके हैं। और आपको मालूम है जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया था और लगातार उनको लेकर के बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी फैंस की तरफ से सामने आया, और अब उन्होंने भी अपनी इसमें जगह बनाई है आंकड़ों में वर्ल्ड कप 2023। और शुभमन गिल बने वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज। शुभमन गिल बने नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज। गिल 830 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच चुके हैं। बाबर आजम का राज इसी के साथ खत्म हो चुका है। बाबर आजम 824 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। सिराज गेंदबाजी में अव्वल हैं और वो भी नंबर 1 बन चुके हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को भी प्रमुखता के साथ उठाया। शुभमन गिल जो कि इस पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरीके से वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी जगह बनाई है। 830 अंकों के साथ वो टॉप पर आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाबर आजम को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है 824 अंकों के साथ। इससे पहले बाबर आजम लीड कर रहे थे, वो नंबर 1 थे, लेकिन अब वो एक पायदान पीछे आ गए हैं और सबसे टॉप पर हैं शुभमन गिल। वहीं नीतीश ने महागठबंधन विधायक दल की बैठक की। विधायकों से सीएम नीतीश ने अपील की है विपक्षी सदस्यों के सवालों का न्याय उचित जवाब दे। उन्होंने कहा सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें, ये उन्होंने कहा है। महागठबंधन विधायक दल की एक बड़ी मीटिंग हुई थी और इसी में नीतीश कुमार ने ये विधायकों से अपील की कि जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं
उसका सवाल फैक्ट एंड फिगर्स के साथ दिया जाए, न्यायोचित जवाब दें, कार्यवाही कैसे सुचारू रूप से चले इसमें सहयोग दें और इसमें हर किसी की भूमिका हो, ये नीतीश कुमार ने कहा है। विधायक दल की एक बैठक हुई जिसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के विधायक पहुंचे और इस दौरान नीतीश कुमार की तरफ से मंत्र दिया गया तमाम विधायकों को। आईआईटी बॉम्बे के छात्र ने दर्ज कराई एफआईआर, प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। हमास समर्थक कट्टरपंथी को बुलाने पर दरअसल आपत्ति जाहिर की गई है, प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट ने दरअसल एक एफआईआर दर्ज कराई क्योंकि जो मामला निकलकर सामने आया इसके बाद प्रोफेसर के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई और ये कहा गया है कि इस पूरे आयोजन में हमास समर्थक कट्टरपंथी को बुलाया गया था और इसी के बाद प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग की गई। आईआईटी बॉम्बे देश में अव्वल है। आईआईटी बॉम्बे एशिया में 40वें स्थान पर है। आईआईटी दिल्ली को देश में दूसरी रैंक मिली है। आईआईटी दिल्ली की एशिया में 46वीं रैंक है। आईआईटी रुड़की की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई। जेएनयू, बीएचयू की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये पता चलता है कि आईआईटी बॉम्बे देश में अव्वल है। दबंगों ने 3 लोगों को पिटबुल से कटवाया है। नोएडा में रोड पर चलने को लेकर विवाद हुआ। दबंगों ने पहले लाठी डंडों से मारपीट की, घायलों को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। कोतवाली फेज 2 पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच अब इस पूरे मामले में शुरू कर दी है। दबंगों ने 3 लोगों को दरअसल पिटबुल से कटवाया और ऐसे मामले जब निकल कर के सामने आते हैं तो कई सारे सवाल उठते हैं। गांवों को निगल रही सुवर्ण रेखा नदी, गायब हो गए बहरागोड़ा के 6 गांव, 2 और गांव संकट में हैं। हर साल नदी में गुम हो जाती है